फातिमा की दिलदोज चीखों से सारा गांव गूंज रहा था। उसके माँ बाप परेशानी के आलम में उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीखें मारती हुई पूरे गांव में भाग रही थी। न पैरों में चप्पल थी, न उसे दुपट्टे का कुछ होश था। आखिरकार उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा और सर से दुपट्टा पहनाते हुए उसे घसीट कर घर ले जाने लगी। गांव वाले जो ये मंजर देख रहे थे वो बेहद हैरान थे कि 17 साल की फातिमा को अचानक क्या हो गया है। वो तो गांव की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की थी, हर वक्त हंसती बोलती रहती थी। उसने कभी किसी का दिल न दुखाया था। हर किसी का एहतराम करने वाली फातिमा को आज ये कैसा दौरा पड़ा था। फातिमा के वालिदैन उसे लेकर घर चले गए और गांव के लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि आखिर फातिमा को क्या हो गया है। फिर पास पड़ोस के लोग फातिमा के घर जमा हुए और फातिमा की मां से सवाल किया कि फातिमा को क्या हुआ है। यह सुनकर फातिमा की मां आंसू बहाने लगी। जो सच वो काफी दिनों से लोगों से छुपाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार वो सच बाहर आ ही गया था। फातिमा के वालिदैन ने बहुत कोशिश की कि गांव वालों को इस बात की खबर ना हो कि आजकल उन लोगों पर क्या गुजर रही है, क्योंकि फातिमा जवान हो रही थी, उसकी शादी की उम्र हो रही थी। अगर उसके मुतल्लिक कोई भी ऐसी वैसी खबर गांव में गर्दिश करती तो फातिमा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाता। इसीलिए मां और बाप ने मिलकर फातिमा की हालत को छुपाने की बेइंतहा कोशिश की। लेकिन आज जब घर का दरवाजा खुला देखकर वो दौड़ती हुई बिना दुपट्टे और चप्पलों के घर से बाहर भागी तो गांव वालों के कानों में यह बात पहुंच ही गई। फातिमा की मां ने अपने आंसू पोंछे और गांव वालों को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वो सब के सब बिल्कुल दंग रह गए और फातिमा की हालत पर और उसके बूढ़े माँ बाप पर अफसोस करने लगे। देखते ही देखते जंगल की आग की तरह यह खबर सारे ही गांव में फैल गई कि फातिमा पर असीब का साया हो गया है। लेकिन कैसे और कहां, यह बात किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि आज से पहले गांव की किसी भी लड़की के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। फातिमा के बूढ़े माँ बाप उसे संभालने की कोशिश करने में लगे हुए थे, वहीं गांव वाले उन्हें तरह तरह के मशवरे दे रहे थे। फातिमा की एक सहेली थी शम्सा, दोनों ही बचपन से एक साथ पली बड़ी थीं और एक दूसरे की गहरी दोस्त थीं। शम्सा की मां के कानों में जब यह खबर पड़ी कि फातिमा पर असीब का साया चिमट गया है तो उन्होंने सख्ती से शम्सा से कह दिया, खबरदार शम्सा, अब तुम फातिमा के घर का रुख भी मत करना। अपनी मां की बात सुनकर शम्सा बड़ी हैरान हुई और कहने लगी, अम्मा, यह आप क्या कह रही हैं? फातिमा मेरी पक्की सहेली है, हम बचपन से एक दूसरे के साथ रही हैं। यह वक्त है जब मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। क्या पता मुझसे मिलकर बात करके उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। शम्सा की मां ने जब बेटी की यह बात सुनी तो सर पकड़ लिया और गुस्से से बोली, शम्सा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फातिमा बीमार नहीं है कि तुम्हारी दिलजोई से वो ठीक हो जाएगी। उस पर किसी असीब का साया हो गया है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो। जल्द ही मैं तुम्हारी खाला के बेटे के साथ तुम्हारी मंगनी करने वाली हूं। मां की बात सुनकर शम्सा बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन उसका दिल अंदर से बेचैन था। फातिमा के बिना तो उसका एक दिन भी नहीं गुजरता था। पिछले कुछ दिनों से वो अपनी चाची के पास दूसरे गांव गई हुई थी, इसीलिए उसे फातिमा की हालत की खबर न हो सकी थी। और आज जब वो वापस लौटी तो तब उसने कुएं के पास फातिमा को चिल्लाते हुए पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद ही दिनों में फातिमा के साथ क्या हो गया है। अपनी अम्मा से वो बहुत खौफ खाती थी, इसीलिए खामोशी से उसने ऐसे ही एक दिन गुजार दिया और फिर अगले दिन वो फातिमा के पास उसके घर पहुंच गई, लेकिन अपनी मां से चोरी छुपके। उसकी मां खेतों पर उसके अब्बा को खाना देने गई थी और तभी शम्सा ने मौका देखकर फातिमा के घर का दरवाजा खटखटाया। फातिमा की मां ने फौरन ही शम्सा की आवाज पर दरवाजा खोला और फिर शम्सा को देखकर बुरी तरह रोने लगी। शम्सा फातिमा की मां की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और उन्हें दिलासा देने लगी, खाला, आप ऐसे तो ना रोएं, फातिमा जल्दी ठीक हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सकीना खाला को कैसे खामोश कराए। आखिर को फातिमा उनकी इकलौती बेटी थी, उनके जिगर का टुकड़ा, और अब वो एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रही थी। फातिमा की मां शम्सा के सामने दिल का बोझ बयान करने लगी, तुम्हें पता है शम्सा, जब से फातिमा की यह खबर फैली है तब से कोई हमारे घर का रुख भी नहीं कर रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मेरी बच्ची का मुस्तकबिल कैसा होगा। हर किसी ने हमारे दरवाजे के आगे से गुजरना भी छोड़ दिया है। फातिमा की मां का दिल इस बात पर बहुत दुखी था
कि गांव वालों ने उनसे किनारा इख्तियार करना शुरू कर दिया है। खासकर वो लोग जिनके घर में जवान बच्चियां थीं, वो तो फातिमा के नाम से ही दूर भाग रहे थे। सकीना खाला परेशान ना हो, मैं दुआ करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं फातिमा से मुलाकात कर सकती हूँ? शम्सा की बात पर फातिमा की अम्मा की आंखें हैरत से खुली रह गईं। क्या कह रही हो बेटी? क्या तुम सच में फातिमा से मिलना चाहती हो? उन्हें यकीन नहीं आया कि शम्सा अब भी फातिमा से मिलने की ख्वाहिश रखती है, क्योंकि सारा गांव तो फातिमा के नाम से ही भाग रहा था और शम्सा खुद उसके पास जाने की बात कर रही थी। जी खाला सकीना, मैं अपनी दोस्त से मिलना चाहती हूँ। मुझे उससे डर नहीं लगेगा, आप बेफिक्र रहें। मैं अम्मी से छुप कर आई हूँ, इसीलिए बस जल्दी से मुझे फातिमा से मिलने दें। शम्सा की बात सुनकर फातिमा की अम्मा कुछ परेशान हो गईं। बेटी, उसकी हालत ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि मैंने तुम्हें फातिमा के पास भेजा तो ऐसा ना हो कि गांव में एक नया हंगामा खड़ा हो जाए। शम्सा की माँ थोड़ी गुस्से की तेज थी, इसीलिए फातिमा की माँ को झिझक हो रही थी कि वो क्या करें और क्या ना करें। लेकिन शम्सा ने उन्हें यकीन दिलाया कि उसकी अम्मी को पता नहीं चलेगा। फिर फातिमा की माँ ने एक चाबी दी और कहने लगी, फातिमा के एक कमरे का दरवाजा खोलकर चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। यह देखकर शम्सा को बहुत दुख हुआ कि उसकी सहेली को ताले के अंदर बंद करके रखा गया था। शम्सा ताला खोलकर फातिमा के कमरे में गई तो फातिमा की हालत देखकर शम्सा की आंखों में आंसू आने लगे। उसने तो सोचा भी नहीं था कि गांव की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की, जो हर वक्त उछल कूद करने वाली थी, वो इस तरह अब तालों में बंद अपने बिस्तर से बंधी हुई बैठी होगी। शम्सा फौरन ही फातिमा के पास जा बैठी और रोने लगी। फातिमा, ये तुझे क्या हो गया है? जल्दी से ठीक हो जा मेरी बहन। फातिमा ने अजीब नजरों से शम्सा की तरफ देखा और कहने लगी, यहां क्यों आई हो? चली जाओ यहां से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। उसकी आवाज में गर्राहट थी, जिसे सुनकर शम्सा के हाथ पांव कांप उठे थे। शम्सा बस खामोशी से अपनी सहेली को देखती रही और उसका हाथ पकड़कर आंसू बहाती रही। और फिर अचानक ही फातिमा ने शम्सा को जोर से धक्का दिया और चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार पर उसकी अम्मा दौड़ी चली आई और वो शम्सा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। बेटी, मैंने कहा था ना, उसकी हालत ठीक नहीं है। शुक्र करो तुम्हें कोई चोट नहीं आई। फातिमा की मां ने कमरे के दरवाजे पर फिर से ताला लगा दिया। खाला, फातिमा को ताले में कैसे बंद रख सकती हैं? आपको तो पता है ना कि उसे एक जगह रहने की आदत नहीं। शम्सा रोते हुए सकीना खाला के गले लग गई थी, क्योंकि फातिमा का हाल देखकर उसका कलेजा फटने को आ गया था। बस बेटी, शायद खुदा को यही मंजूर था। फातिमा के अब्बा यहां वहां पता कर रहे हैं। अगर कोई पीर या आमिल मिल जाए तो हम फातिमा का इलाज शुरू करवाएंगे। हमें तो यह भी नहीं पता कि ये आसिफ कहां से चिमटे हैं। अब तुम अपने घर चली जाओ, कहीं तुम्हारी अम्मी को पता न चल जाए। फातिमा की अम्मा ने शम्सा को जबरदस्ती वापस भेजा तो वो फातिमा के घर से निकलकर आंसू बहाती हुई अपने घर का रास्ता तय करने लगी। जब शम्सा को रास्ते में मस्जिद के इमाम साहब नजर आए, ये मस्जिद के नए इमाम साहब थे जिन्हें यहां आए हुए 6-8 महीने ही गुजरे थे। इंतहाई जवान और खूबसूरत से इमाम साहब बहुत ही नेक और शरीफ आदमी थे। वो नजरें झुकाए अपने रास्ते पर सफर कर रहे थे कि तभी शम्सा ने उन्हें खुद ही सलाम कर दिया। इमाम साहब ने झुकी नजरों से ही उसके सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़ने लगे तो शम्सा के दिल में अचानक से ही एक ख्याल आया। इमाम साहब, मेरी बात सुने। शम्सा ने इमाम साहब को आवाज दी तो इमाम साहब ठहर गए और नजर झुकाए खड़े हो गए। इमाम साहब, मेरी सहेली पर आसिफ चिमट गए हैं, क्या आप उसे दमदरूद कर सकते हैं? इमाम साहब, जो शहर से कुछ अरसा पहले ही गांव की मस्जिद में आए थे, वो जानते थे कि गांव के लोगों के अकीदे बहुत कच्चे हैं और वो बीमारियों को भी जिन्नात वगैरह का असर समझते हैं। इसीलिए इमाम साहब ने शम्सा को मशवरा दिया कि अपनी सहेली को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं। इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी। मैं खुद भी उसके लिए दुआ करूंगा और मस्जिद में भी दुआ करवाऊंगा। ये कहकर इमाम साहब आगे की तरफ चले गए और शम्सा हैरत से इमाम साहब को देखने लगी। वो उन्हें दम दरूद करने का कह रही थी और इमाम साहब ने उसकी सहेली को डॉक्टर के पास ले जाने का मशवरा दिया। वो यूं ही फातिमा के बारे में सोचते हुए अपने घर पहुंची। तब तक उसकी मां को खबर हो गई थी कि वो फातिमा के घर गई थी। उन्होंने शम्सा को न सिर्फ बुरी तरह डांटा, बल्कि मार पीट कर उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। फातिमा की एक इकलौती सहेली शम्सा भी उससे दूर हो गई थी। दूसरी तरफ फातिमा के अब्बा ने किसी आमिल बाबा का पता ढूंढ निकाला था और वो फातिमा को उसके पास दम दरूद के लिए ले जाने लगे। वो आमिल बाबा दूसरे गांव का था। फातिमा को हर दूसरे दिन उसके अब्बा दूसरे गांव ले जाते
और आमिल साहब से दम दुरुद करवाते, लेकिन फातिमा की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उसके वालिदैन हद से ज्यादा ही परेशान हो चुके थे और मायूस भी। अब तो गांव वालों को भी यकीन हो गया था कि फातिमा की हालत नहीं संभल सकती। फिर एक दिन फातिमा के अब्बा मस्जिद में बैठे थे कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इकलौती औलाद की मोहब्बत में उनका दिल गम से फटने लगा तो वो सजदे में गिरकर जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज पर इमाम साहब उनके पास चले आए और उनके नजदीक ही बैठ गए। करीम साहब, सब खैरियत तो है? इमाम साहब के पूछने पर फातिमा के अब्बा करीम साहब ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और कहने लगे, इमाम साहब, अल्लाह ताला ने हजारों मन्नतों मुरादों के बाद मुझे एक चांद सी बेटी अता की थी, जिसे मैंने बहुत ही नाजों से पाला, लेकिन आज मेरी वही बेटी पागलपन की इंतहाओं पर है। कभी चीखती चिल्लाती है, कभी दीवारों से बातें करती है, कभी खाना उठाकर फेंक देती है। समझ नहीं आ रहा है उसे क्या हुआ है। मैं एक आमिल साहब से उसका इलाज भी करवा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई खातिर नतीजा नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात कि आमिल साहब पैसे भी बहुत ज्यादा लेते हैं। अब तो धीरे धीरे मेरी जमा पूंजी भी खत्म हो रही है। फसल की कटाई का वक्त है, लेकिन मैं इस कदर परेशान हूं कि फसल पर भी मेरी कोई तवज्जो नहीं। करीम साहब की बात सुनकर इमाम साहब को फौरन ही शमसा की बात याद आई थी और उन्हें समझ आ गया था कि शमसा ने उन्हें करीम साहब की बेटी के बारे में ही बताया था। इमाम साहब कहने लगे, आप परेशान न हो करीम साहब, अपनी बेटी को मेरे पास ले आइए, मैं दम दुरूद करूंगा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। वैसे तो इमाम साहब किसी भी खातून को इस तरह नहीं बुलवाया करते थे, लेकिन करीम साहब की बेचैनी और उनकी हालत देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि अब गांव की इस लड़की की मदद करना उन पर फर्ज है। फातिमा के अब्बा करीम साहब तो ये सुनकर ही खुश हो गए कि इमाम साहब खुद उनकी बेटी का इलाज करने के लिए तैयार हैं। वो कहने लगे, इमाम साहब, ये बेहतर होगा कि आप हमारे घर चलें, क्योंकि फातिमा तो घर से बाहर निकलते ही पागलों की तरह यहाँ वहां भागने लगती है। फिर गांव के लोग भी उससे खौफ खाने लगे हैं। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं नमाज मगरिब के बाद खुद आपके घर तशरीफ लाऊंगा और फिर फातिमा से मुलाकात भी कर लूंगा। करीम साहब ने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। अपनी बीवी सकीना को भी बताया कि आज इमाम साहब खुद फातिमा पर दम करने के लिए घर आएंगे। ये सुनते ही सकीना को भी थोड़ा सा हौसला हुआ कि शायद अब उनकी इकलौती बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर वाकई नमाज मगरिब के बाद इमाम साहब करीम साहब के हमराह ही उनके घर पहुंच गए और कुछ देर के बाद करीम साहब ने उन्हें फातिमा के कमरे में भी पहुंचा दिया। वो फातिमा के सामने बैठे पढ़ाई करने लगे और फातिमा बस खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। फातिमा का चेहरा दुपट्टे के अंदर छुपा हुआ था, इसलिए इमाम साहब को उसकी सूरत नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना विर्द पूरा करके फातिमा के चेहरे पर फूंक मारी तो उनकी पहली ही नजर फातिमा के चेहरे पर टिक गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे ये चेहरा बहुत जाना पहचाना हो और उन्होंने फातिमा को कहीं देखा हो। इमाम साहब, जिनका नाम जैनुल आबिदीन था, वो सोच में पड़ गए कि इस लड़की को भला उन्होंने कहाँ देखा है, लेकिन फिलवक्त उनके जहन में कुछ न आया और वो ये कहकर उठ खड़े हुए कि मैं कल फिर वापस आऊंगा और खुद फातिमा का इलाज करूंगा, आप उसे किसी भी पीर या आमिल के पास नहीं ले जाइएगा। फातिमा के वालिदैन ने फौरन से इस बात पर हामी भर ली और फिर अगले दिन तक फातिमा की हालत में कोई सुधार न आया, लेकिन इमाम साहब मगरिब की नमाज के बाद फिर उनके घर चले आए। उन्होंने फिर काफी देर तक फातिमा पर पढ़ाई की और साथ ही उसे दम का पानी भी पिलाया, लेकिन फातिमा अजीबो गरीब सी हरकतें कर रही थी। कभी वो चीखें मारती, कभी पानी का गिलास उठाकर फेंक देती, तो कभी घूर घूर कर इमाम साहब को देखने लगती। इमाम साहब ने कई बार उससे पूछा कि उसकी ये हालत कब से है, लेकिन वो इस बात का कभी भी कोई जवाब नहीं देती थी। फिर जब उन्होंने यही सवाल फातिमा की अम्मा से पूछा तो वो कहने लगी, फातिमा अक्सर ही मस्जिद के पीछे बने कुएं के पास जाया करती थी, मुझे तो लगता है ये असीब वहीं से चिमटा है। फातिमा की मां की बात सुनकर इमाम साहब को याद आया कि फातिमा वही लड़की है जो अक्सर कुएं के पास बैठी शरारतें करती थी। कई बार इमाम साहब की नजर उस पर पड़ी थी, लेकिन वो हमेशा नजरें चुरा लेते और एक रोज फातिमा शायद उनके दरवाजे तक भी आई थी, लेकिन फिर उनसे मुलाकात किए बगैर ही लौट गई थी। वो सोचने लगे कि क्या वाकई कुएं पर असीब है, लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। फातिमा उनके दरवाजे पर क्यों आई थी, इस सवाल का जवाब भी उनके पास नहीं था। फिर अगले दिन जब वो दम करने के लिए आए
तो वो फातिमा से सीधे यही सवाल पूछ बैठे, तुम उस दिन मेरे दरवाजे पर क्यों आई थी? यह सुनना था कि फातिमा के चेहरे का रंग उड़ गया और इस बदलते हुए रंग को इमाम साहब ने बखूबी महसूस किया और उन्हें हैरानी हुई कि फातिमा ने सवाल का जवाब देने की बजाय उनसे नजरें चुरा ली थीं। इमाम साहब एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान थे, इसीलिए वो काफी हद तक इस मामले की तह तक पहुंच गए थे। सच सच बताओ फातिमा, तुम मेरे दरवाजे पर क्यों आई थी? काफी सख्ती से जब उन्होंने फातिमा से सवाल किया तो वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी और उसने उनकी बात का जवाब देने की बजाय एक हंगामा खड़ा कर दिया। इमाम साहब ने फातिमा को गहरी नजरों से देखा और फिर ये कहते हुए खड़े हो गए कि कल मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुमने अपनी सच्चाई खुद मुझे ना बताई तो मैं तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारा सच खुद बता दूंगा। इमाम साहब ये कहकर वापस लौट गए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो चुके थे क्योंकि फातिमा की सच्चाई इंतहाई भयानक थी और नाकाबिले यकीन थी। फातिमा अगर अपने मुंह से उन्हें सब कुछ ना बताती तो शायद उन्हें ही फातिमा की मां को सारी सच्चाई बतानी पड़ती। वो अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे कि फातिमा खुद अपने मुंह से सारा सच बता दे। और फिर अगले दिन जब वो अपने वक्त के मुताबिक फातिमा के घर पहुंचे तो फातिमा की अम्मी ने उन्हें फातिमा के कमरे में पहुंचा दिया। फातिमा के अब्बा फसल की कटाई में मसरूफ थे, इसीलिए वो घर पर मौजूद नहीं थे। इमाम साहब फातिमा के सामने बैठे तो गहरी निगाहों से उसका जायजा लेने लगे। बताओ फातिमा, ये सब क्या है? तुमने अपने घर वालों को इतना बेवकूफ क्यों बना रखा है? तुम्हारे माँ बाप तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुमने उनके सामने ये आसीब का झूठा ड्रामा करके उनकी जिंदगियों को जहन्नुम बना दिया है। मैं जानता हूं कि तुम पर कोई आसीब नहीं है, तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो, लेकिन क्यों? किस लिए? किस वजह से तुम अपने घर वालों को इतनी तकलीफ पहुंचा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो और तुम्हारी ऐसी हालत देखकर उनके दिल पर कैसी कयामत बीत रही है? इमाम साहब के सवालों पर कुछ देर तक तो फातिमा खामोश रही और फिर अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इमाम साहब, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे माँ बाप को कुछ मत बताइएगा, मुझसे गलती हो गई है। फातिमा की बात सुनकर इमाम साहब के होश उड़ गए। इतना अंदाजा तो उन्हें हो चुका था कि फातिमा झूठ का सहारा लेकर अपने घर वालों और गांव वालों को बेवकूफ बना रही है, उस पर कोई असीब नहीं है। लेकिन उसके मुंह से यह इकरार सुनकर उन्हें फिर भी हैरत का झटका लगा था। कैसी लड़की हो तुम? अपने ही घर वालों को इतना परेशान कर रखा है, आखिर इस ड्रामे के पीछे क्या वजह है? इमाम साहब के पूछने पर फातिमा ने अपने आंसू पोंछे और जो बात बताई वो सुनकर तो इमाम साहब के सर पर आसमान ही आ गिरा। वो रोते हुए कहने लगी, इमाम साहब, आज से 6 महीने पहले मैंने आपको गांव की मस्जिद के पास देखा था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप उस मस्जिद के इमाम हैं। मुझे लगा था कि शायद किसी गांव वाले के घर शहर से कोई मेहमान आया है, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो आप पहली ही नजर में मुझे बेहद पसंद आ गए। मेरा दिल खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगा। और फिर उसी रात खाने के वक्त अब्बा ने बातों बातों में जिक्र किया कि मस्जिद में नए इमाम साहब आए हैं जो ना सिर्फ जवान हैं बल्कि बहुत खूबसूरत और चाक चौबंद भी हैं। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि आप ही वो नए इमाम साहब हैं जो मस्जिद में मुकर्रर हुए हैं। मेरा दिल आपको दोबारा देखने के लिए बेताब होने लगा। फिर मैं पाबंदी से कुएं पर पानी भरने जाने लगी। हालांकि इससे पहले मुझे इस काम से शदीद कोफ्त महसूस होती थी और अक्सर अम्मी ही कुएं से पानी भर कर लाती थी, लेकिन आपको देखने की खातिर मैंने ये काम अपने सुपुर्द लिया और फिर बहाने बहाने से आपको देखने लगी। कभी आप मस्जिद के सहन के बाहर खड़े नजर आते तो कभी कुएं के करीब ही बैठे होते या किसी दरख्त के साए में मुताला कर रहे होते। आपको शायद अंदाजा भी नहीं हो सका कि मेरी नजर मुसलसल आप पर ही ठहरी होती थी। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके कोशिश की कि आपके दरवाजे पर दस्तक दूं और आपसे मुलाकात करूं, लेकिन फिर मेरी ये हिम्मत टूट गई क्योंकि गांव में इन सब बातों को बहुत ही बुरा और गलत समझा जाता है। मैं आपके दरवाजे तक तो आ ही गई, लेकिन दरवाजा बजाने की हिम्मत ना कर सकी और वापस लौट आई, मगर दिल अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूं, लेकिन उससे पहले ही मेरे कानों में ये बात पड़ गई कि मेरी अम्मी मेरे लिए अपनी बहन के बेटे को पसंद कर चुकी हैं। मुझे अपनी खाला के बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मसला ये था कि हमारे यहाँ शादी खानदान में ही होती है। मैं अगर आपके बारे में अपने माँ बाप से बात भी करना चाहती तो भी वो कभी राजी ना होते, और अगर वो राजी होने की कोशिश करते
तो गांव के लोग और बिरादरी के लोग उनसे खता तल्लुकी कर लेते। इसीलिए मेरे जहन में एक मंसूबा आया कि अगर मैं आसिफ का झूठा ड्रामा करूं तो गांव वाले खुद ही मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। इस तरह मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी। और फिर मैंने बिना सोचे समझे खुद को पागल साबित करने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि अगर मेरी हालत किसी से भी ठीक न हुई तो हर हाल में अब्बा मुझे गांव के इमाम साहब के पास जरूर लेकर जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे सही होने का ड्रामा करूंगी और इसी दरमियान आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दूंगी, लेकिन आपको पहले ही पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूं। फातिमा की बात सुनकर इमाम साहब एकदम ही शॉक्ड रह गए। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक 17 साल की लड़की जज्बातियत की हदों को पार करते हुए ऐसी कोई फजुल हरकत कर बैठेगी जिसकी वजह से न सिर्फ उसके माँ बाप बल्कि पूरे गांव वाले ही परेशान हो जाएंगे। वो गुस्से में कहने लगे, तुम कैसी बेवकूफ लड़की हो, तुमने अपने वालिदैन को इस कदर तकलीफ पहुंचाई है। अगर मैं शादीशुदा होता या मेरा पहले से ही किसी के साथ कोई रिश्ता तय होता तो तुम क्या करती? तुम्हारी तो बदनामी हो चुकी है। सारे गांव को यही लगता है कि तुम पर आसिब है। कभी सोचा है कि इन सब बातों के बाद तुम्हारी शादी कैसे होगी? इमाम साहब की बात सुनकर फातिमा बुरी तरह रोने लगी और कहने लगी, मुझे मालूम है कि आप शादीशुदा नहीं हैं, और रही बात गांव वालों की तो आप सबको कह दीजिएगा कि आपने मेरा इलाज कर दिया है। मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूं और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। मैं जानती हूं कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरी मोहब्बत बिल्कुल पाकीज़ा है। इमाम साहब कुछ देर तक खामोशी से उसे देखते रहे और फिर उठकर अपने घर चले गए। अगले दिन फातिमा उनका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आए और फातिमा को यकीन आ गया कि अब ना ही वो उससे मिलने के लिए आएंगे और ना ही उसके लिए रिश्ता भेजेंगे। उसका दिल पूरी तरह टूट गया था, लेकिन ये उसकी गलतफहमी साबित हुई। चौथे ही दिन फातिमा के लिए इमाम साहब का रिश्ता आ गया और गांव वालों ने खूब धूमधाम के साथ फातिमा को रुखसत किया। अगर आम हालात होते तो शायद फातिमा के वालिदैन कभी खानदान से बाहर उसकी शादी न करते, लेकिन फातिमा की हालत देखते हुए खानदान के लड़के पहले से ही पीछे हट चुके थे और फातिमा को उसकी मोहब्बत, उसकी मंजिल मिल गई थी। इमाम साहब फातिमा को रुखसत करवाकर अपने छोटे से एक कमरे के मकान में लेकर पहुंचे तो वहां पहले से ही सारी तैयारी मुकम्मल थी। फातिमा का दिल खुशी से खिल उठा। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उसे किसी से मोहब्बत हो जाएगी या अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। कुछ देर बाद इमाम साहब उसके पास कमरे में आए तो उन्होंने फातिमा को एक खूबसूरत सा तोहफा दिया और साथ ही समझाया कि कभी भी किसी अपने से झूठ नहीं कहना चाहिए। झूठ कभी फायदेमंद नहीं होता, बल्कि हमेशा नुकसान पहुंचाता है। फातिमा को भी अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या फातिमा को ये झूठा ड्रामा करना चाहिए था